तो बाहर गया हुआ तब आंसर कितना लोग लिखे हैं? पिछले क्लास का जो है आंसर कितने लोग लिखे हैं? लिखे हैं? ठीक है, क्लास को आ जाएगा ना, क्लास हो जाएगा, जमा कर दीजिएगा। तो हम लोग लास्ट जो हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का विशेषता है नम्य एवं अनम्य। इसको एक और नाम से जाना जाता है लचीला एवं कठोरता। बोला जाता है कि हम लोग का संविधान का जो है एक विशेषता ये भी है कि हमारा संविधान जो है नम्य एवं अनम्य है। नम्य एवं अनम्य समझते हैं क्या होता है? लचीला एवं कठोर। लचीला एवं कठोर, नम्य एवं अनम्य। बोला जाता है फ्लेक्सिबल एंड अनफ्लेक्सिबल। ठीक है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एवं अनफ्लेक्सिबल मतलब बोला जाता है कि संविधान हमारा जो है कहीं कहीं जो है संविधान जो है लचीला भी बहुत है, ठीक है, और कठोर भी बहुत है। मतलब लचीला और कठोर मतलब क्या हो गया? मतलब कहीं पे संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन इतना लचीला है कि आसानी से उसमें संशोधन बदलाव हो सकता है, और कहीं कहीं जो है संविधान इतना कठोर है कि जहाँ पे बहुत आसानी से बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब है संविधान में जो है संविधान की विशेषता है कि संविधान में जो है जो हम बदलाव करेंगे तो बदलाव क्यों करने के लिए आवश्यक है? बोला गया है कि सिंपल सा बात है कि संविधान जो है भविष्य में जो भी घटनाएं होगी या भविष्य में जो भी आवश्यकताएं होगी उसके अनुसार जो है संविधान को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। मतलब मान लो कि ऐसा तो है नहीं 1950 में संविधान बना तो 2024 में जो है संविधान में अगर उसी चीज़ को अगर रख देते हैं, बहुत कठोर हम बना देते हैं संविधान को, तो सिंपल सा क्या होता कि हमारा संविधान जो है चेंज ही नहीं कर पाते हम। और चेंज नहीं कर पाते तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए इस हिसाब से अगर आज के डेट में जो ज़रूरत है अगर उसको हम पूरा नहीं कर पाते तो फिर तो संविधान जो है बेकार हो जाता। फिर संविधान का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको आज के परिस्थितियों के अनुसार जो है उसमें हम बदलाव ही नहीं कर पाते तो हम लोग को जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण करवाया उन लोगों ने संविधान में ऐसी व्यवस्था किया है जिससे क्या हो कि आने वाली जो भी समस्याएं हों, जो भी परिस्थितियां हों, उन समस्याओं और परिस्थितियों के अनुसार जो है उसमें क्या किया जाए कि उसको बदलाव किया जा सके या संशोधन किया जा सके। इसलिए संविधान में जो है संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। संशोधन क्या है? वो बदलाव का है, किसी चीज़ को आप हटा सको, किसी चीज़ को आप जोड़ सको, है ना, यही ना है। तो इसके लिए जो है संविधान में जो है स्पेशली जो है आर्टिकल 368 में जो है बदलाव का अगर जो संशोधन है बदलाव है
आर्टिकल 368 में जो है संविधान में जो संशोधन होगा, जो भी बदलाव होगा, इसके बारे में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से उठाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो 368 में जो है संशोधन करने का जो है बताया गया है कि कुछ जो है अभी 368 में जो संशोधन है, जो बदलाव करने का बात है संविधान में, अब इसी पे जो है बोला गया है कि कुछ पार्ट ऐसा संविधान का है जहाँ पे बड़ा इजीली जो है आप बदलाव कर सकते हैं, और कुछ पार्ट जो है ऐसा है, इतना कठोर है कि जिसको बहुत आप इजीली बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो इजीली बदलाव हो जाता है उसको बोलते हैं नम्य, और जो बहुत टफ है बदलाव करना उसको बोलते हैं अनम्य। ठीक है, फ्लेक्सिबल तथा अनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमको कोई राज्य का निर्माण करना है, कोई भी राज्य का निर्माण करना है, या मान लीजिए कहीं पे किसी राज्य में जो है विधानसभा या विधान परिषद का जो है निर्माण करना है। ठीक है, कहीं पे विधान परिषद का निर्माण करना है, मान लीजिए किसी राज्य का नाम चेंज करना है ना, नाम चेंज करना है, या फिर मान लीजिए किसी राज्य का जो है सीमा चेंज करना है, सीमा जो है बदलना है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी जो है विषय रहेगा तो ये तो संविधान संशोधन में ही के माध्यम से ही हो सकता है। संविधान में संशोधन करेंगे तभी बदलाव कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि 28 राज्य है और हमको एक राज्य बनाना है, तो 29 राज्य बना, एक राज्य और हम बढ़ा दिए, तो सिंपल सा बात है, संविधान में आपको डालना पड़ेगा आर्टिकल 1 में, जहाँ पे बात किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ है तो राज्य कितना, तो वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। अनुसूची 1 में वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, तो संविधान में आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बदलाव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि 368 में 3 प्रक्रिया है चेंज करने का, प्रोसेस 3 दिया हुआ है। एक बोला गया है कि साधारण जो है साधारण बहुमत से जो है, बहुमत से मतलब सिंपल मेजोरिटी से जो है, सिंपल जो है मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं संविधान में। ठीक है, मतलब साधारण बहुमत से। एक बोला गया विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो विशेष बहुमत से। और तीसरा है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल से समर्थन। ठीक है, अब इसमें जो है 3 तरीके का जो है प्रोसेस संविधान में जो है दिया गया है कि जो है आप संविधान में बदलाव जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी से, है ना। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो है n/2 + 1। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 है, 2 से डिवीजन करेंगे, +1 से जो है जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 50 + 1 51। ठीक है, ये हो गया क्या? सिंपल मेजोरिटी। समझ में? मतलब जो है साधारण बहुमत, मतलब है कि जो है आपका जो है 50% + 1 है, हाँ, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, मतलब 51% होना चाहिए। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के बारे में है कि 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3। ठीक है, अगर हम इसको 100 × 2/3 अगर कर दें तो लगभग 66.67 के आसपास आएगा। मतलब जो है 67% जो है जो है सीट आपको आना चाहिए, है ना। मतलब 67% के आसपास। ठीक है, और तीसरा है वही 66 पॉइंट जो भी हो, मतलब 67, है ना,
प्लस 50% जो है राज्यों के विधानमंडल से जो है इसको पास कराना पड़ेगा, राज्यों के विधानमंडल से। मतलब 3 तरीके हैं। पहला है साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल सा आपको 50% +1। दूसरा है 2/3 बहुमत, मतलब जो है लगभग आपको 67% जो है आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के विधानसभा से आधे राज्यों के विधानसभा से समर्थन, मतलब जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में आपको पास करना ही पड़ेगा 2/3 बहुमत से, और प्लस उसके बाद जो है आपको आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी पास कराना पड़ेगा, ठीक है। 50 मान ली कि अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य जो है उसको पास करें अपने यहाँ से, तब जाकर वो बिल क्या होगा, संशोधन वहाँ पे संविधान में हो पाएगा। तो ये क्या है, ये सबसे टफ है ना। ये तभी हो पाएगा कोई भी पार्टी जो है सरकार अगर केंद्र में भी हो, दोनों सदन में बहुमत हो, उसको 2/3 प्लस जो है 14 राज्य में भी उसकी सरकार हो, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। समझ में आया? ये इससे थोड़ा सा इजी है, मतलब इसमें राज्यों को विधानसभा से नहीं, लेकिन फिर भी दोनों राज्यों में क्या है, इसको जो है बहुमत चाहिए। दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब जो है लगभग जो है कुल जो आपका सीट है लगभग उसका जो है जो भी सीट है उसका जो है बहुमत, या फिर जो है जो उपस्थित लोग हैं उनका 2/3, ठीक है। जो भी उपस्थित होंगे उसका 2/3 चाहिए, जो भी वोट देने वाले लोग होंगे। और तीसरा है सिंपल सा है कि जो है 50%, ये किसी भी सरकार के पास बहुमत होता है। टोटल प्रेजेंट रहेंगे तो उसका 50%, और जितना उपस्थित है नहीं, जो 2/3 चाहिए दोनों का, ठीक है। जो भी उपस्थित और मत देने वाले जो है उसका 2/3 चाहिए, बस, ठीक है। यही जो है 3 प्रक्रिया आपका दिया हुआ है। इसी को हम लोग फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। चलो उसमें अब लिखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा उसके कठोर या लचीलेपन, उसके कठोर या लचीलेपन का निर्धारण किया जाता है। भारत में दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। भारत में दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। अतः संविधान के कुछ भागों का संशोधन, अतः संविधान के कुछ भागों का संशोधन सरल, कुछ भागों का संशोधन सरल एवं कुछ भागों का कुछ भागों का जटिल प्रक्रिया बनाए गए हैं। कुछ भागों का जटिल प्रक्रिया बनाए गए हैं। लाइन चेंज कीजिए। देखिए, भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। भारत के संविधान में
संशोधन की 3 विधियां हैं। पहला, पहला हम लिखिएगा, कुछ विषय संसद के दोनों सदनों के कुछ विषय संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। जैसे राज्यों का पुनर्गठन, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का उन्मूलन, विधान परिषद का उन्मूलन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, मतलब है सिंपल कि जो भी राज्य का निर्माण किया जाता है, राज्य का जो है क्या बोलते हैं, सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, या विधान परिषद उस राज्य में जो है बनाया जाए, या विधान परिषद को उस राज्य से हटाया जाए। ठीक है, या नाम में परिवर्तन किया जाए। ये सब जो भी ये व्यवस्था है, ये जो है सिंपल मेजोरिटी से होता है। मतलब साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है तो राज्य का निर्माण हो जाता है। लेकिन होता है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान में बदलाव होता है, लेकिन किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है? हाँ, किसी भी राज्य का निर्माण अगर करना हो तो सिंपल सी बात है, राज्य बनाने का, अब राज्य का जो है निर्माण करना हो तो उसमें जो है 2 चीज़ है। एक है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। 2 आर्टिकल्स है जहाँ पर जो है नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। आर्टिकल 2 में जो है वैसे राज्यों का निर्माण किया जाता है जो एरिया हमारे पास नहीं है, जो एरिया हमारे पास नहीं है लेकिन जो है आ गया, पहले हमारे राज्य में शामिल नहीं था लेकिन हमको नया जो है एरिया हमको मिल गया। जैसे गोवा है ना, जैसे गोवा, जैसे पांडिचेरी है ना। तो ये वैसे राज्य हैं जो हमारे जब राज्य का निर्माण हुआ, जब संविधान बना उस समय हमारे पास ये था नहीं। गोवा जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 1960-61 में, है ना। 1960 में हमको मिला है। ये जो है पांडिचेरी 1954 में, है ना। ये फ्रांस के पास था पहले पांडिचेरी वाला क्षेत्र, तो ये फ्रांस ने हमको कब दिया? 1954 में दिया। गोवा जो है पुर्तगाली के पास था, 1960 में पुर्तगाली से हम लिए हैं, समझ में आया? तो ये बाद में आया है। तो जब बाद में वैसा क्षेत्र हमारे पास था नहीं पहले से, ये बाद में हमको मिला है। तो वैसा क्षेत्र अगर बाद वाला कोई क्षेत्र मिले और उसको हमको राज्य का दर्जा देना है, राज्य बनाना है, तो हम किसके थ्रू बनाएंगे? आर्टिकल 2 के थ्रू। समझ में आया? आर्टिकल 2 मतलब नए क्षेत्रों का प्रवेश अगर करवाना है और राज्य का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 के थ्रू हम उसको देंगे। आर्टिकल 3 जो है इसके द्वारा क्या है कि पहले से हमारे पास राज्य है, पहले से हमारे पास राज्य है, उसको तोड़ के हमको 2 राज्यों में डिवीज़न करना है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है। जब ऐसा स्थिति होगा तब कब करेंगे? आर्टिकल 3 के माध्यम से। जैसे बिहार पहले से ही राज्य है ना, तो बिहार को काट के हमने क्या किया? झारखंड का निर्माण किया। तो बिहार को काट के हमने क्या किया? झारखंड का बना दिया। यूपी पहले से ही हमारे पास राज्य है, इसको काट के हमने क्या किया? उत्तराखंड बना लिया।
एमपी पहले से ही राज्य है, इसको काट के हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ बना दिया। तो कभी पहले से ही जो राज्य हमारे पास है और उन राज्यों से जो है नए राज्य का निर्माण करना हो तो किसके थ्रू करेंगे, आर्टिकल 3 के थ्रू। समझ में आया? तो दोनों में फ़र्क है, एक नया प्रवेश होगा, नया क्षेत्र, और उस क्षेत्र से हम राज्य का निर्माण करेंगे तो आर्टिकल 2, और पहले से राज्य है उसको काट के हम दूसरा राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 3। ठीक है, तो आर्टिकल 3। अब मान लीजिए नए राज्यों का निर्माण है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं नए राज्य में, क्योंकि सिंपल सा है कि नया राज्य जो है, कोई नया क्षेत्र हम लिए, मान लीजिए हमारे पास गोवा आया, तो गोवा आया तो सिंपल से जो है उसको क्या करेंगे कि संसद जो है सिंपल मेजोरिटी से जो है, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगी, सदन में पास कर देगी बिल, दोनों सदन में, है ना, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में यहाँ पे जो भी कुल सदस्य हो या उपस्थित जो सदस्य हो उसका 50% +1, और यहाँ भी 50% +1। ये साइन होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति जो है साइन कर दिया, उस दिन से राज्य जो है राज्य बन गया। समझ में आया? प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जो पहले से जो है राज्य है, प्रॉब्लम कब आता है, जब पहले से ही कोई राज्य हो। मान लीजिए बिहार है, बिहार राज्य है। अब बिहार राज्य में जो है डिमांड हो रहा है बनाने का झारखंड राज्य, है ना, बिहार राज्य में डिमांड हो रहा है झारखंड राज्य बनाने का। अब झारखंड राज्य बनाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, डिमांड होता है। डिमांड होने के बाद जो है, चूँकि राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। ये हम लोग बोलते हैं ना, इसे ये एकात्मक इसका व्यवस्था है कि राज्य का निर्माण भी केंद्र सरकार ही कर सकता है। अब केंद्र सरकार जो है क्या करेगा, प्रस्ताव लेके आएगा, है ना, प्रपोजल लेके आएगा कि हम जो है नया राज्य बनाएंगे। प्रपोजल आ गया। अब ये प्रपोजल क्या होगा, प्रस्ताव कैबिनेट से जो है कैबिनेट में रखा जाएगा, क्योंकि कोई प्रस्ताव कैबिनेट में ही रखता है विचार करने के लिए। कैबिनेट में रखा गया, कैबिनेट में प्रधानमंत्री प्लस जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो सारे जो है कैबिनेट के पार्ट होते हैं। कैबिनेट में रखा गया, कैबिनेट जो है इसको पास कर दिया, कैबिनेट जो है इसको पास कर दिया, मतलब सरकार ने पास कर दिया कि हम नया राज्य जो है बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रस्ताव पास हो गया। अब कुछ विधेयक है जो सदन में आने से पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है, मतलब अगर उसको हम विधेयक का स्वरूप देंगे तो राष्ट्रपति का जो है पहले अनुमति चाहिए। तो राज्यों के निर्माण में भी वैसा ही है कि जब हम पास कर लेंगे तब फिर जो है हम इसका मसौदा बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, मसौदा बनाएंगे, मसौदा बनाकर जो है किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास। किसके लिए, पूर्व अनुमति के लिए, कि मतलब ऐसा बिल हम लाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे कि ठीक है आप नए राज्य का निर्माण से संबंधित जो है बिल को ले आइए। राष्ट्रपति जब यहाँ पे मंजूरी दे दिए तब फिर ये बिल कहाँ जाएगा, बिहार के पास। ये बिल जो है कहाँ पहुँचेगा, बिहार सरकार के पास, मतलब बिहार विधानसभा में। बिहार का जो है विधानसभा में ये बिल पहुँचा। अब बिहार का बिल विधानसभा में क्या होगा, दो चीज़ होगा, या तो जो है इस बिल को पास होगा या बिल जो है फेल होगा। ये ना होगा, या तो पारित कर देगा विधानसभा या तो उसको पारित नहीं करेगा, बिल को गिरा देगा, नहीं होगा ना। विधानसभा मान लीजिए कि जो है पास कर दे या उसको खारिज कर दे, जो भी करे, इसका कोई मतलब होता नहीं, ये सिर्फ सांकेतिक होता है। ये सिर्फ जो है सांकेतिक रूप से लिया जाता है कि भाई आपका मन क्या है। ठीक है, इसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि इसने रिजेक्ट कर दिया और फिर रिजेक्ट करके जो है भेज दिया किसके पास, केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उस बिल पे जो है उस बिल को अब लेके कहाँ पहुँचेगी, संसद में। ठीक है, खारिज करने के बावजूद या पास करने के बावजूद कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, संसद में पहुँचेगी। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन से जो है पारित करवा देगी। पारित कितना होगा, 50% +1। समझ में, जो भी सदन में सदस्य हैं वो 50% +1 जो है इसको जो है पारित कर दिए।
और पारित होने के बाद जो है ये फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति जो है अनुमोदन कर दिए, उस दिन से जो है बिहार से काट के झारखंड का राज्य निर्माण हो गया। मतलब राष्ट्रपति ने जो है कब अनुमोदन कर दिया, उसको लागू कर दिया, किस दिन बना है झारखंड राज्य? 15 नवंबर 2000। ठीक है, वही अनुमोदन था। क्या प्रस्ताव? प्रस्ताव मतलब कैबिनेट में लाया गया। पहले क्यों लाया जाता है? जब लोगों का डिमांड होता है, लोगों का डिमांड होगा तब ना, बिना डिमांड के क्यों लेके आएंगे हम? अब इससे मान लीजिए झारखंड राज्य बनाना है तो आंदोलन चल रहा था खूब जम के, लोग जो है झारखंड नए राज्य के निर्माण के लिए जो है लोग आंदोलन कर रहे थे। तो लोगों का डिमांड से इच्छा था कि नया राज्य बनाया जाए, आंदोलन कर रहे थे। अंततः जो है केंद्र सरकार जो है उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो है नया प्रस्ताव लेके आ गई। तो लेके आई कि भाई ठीक है, कैबिनेट में लेके आए कि भाई लोग चाहते हैं, झारखंड के जो पार्ट वाला क्षेत्र है वो चाहते हैं कि भाई हमको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ये सभी डिमांड हो रहा है दार्जिलिंग का कि हमको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार को लगेगा कि जो है उसको देना चाहिए, तो कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आ जाएगी कि भाई उसको अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। क्लियर? तो यही जो है साधारण बहुमत से पास करने वाला प्रोसेस है और राज्य निर्माण का भी प्रोसेस है। क्लियर? चलिए दूसरा पार्ट लिखिए। भारत के संविधान में, नहीं दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट, भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेदों को, भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग 3 एवं भाग 4, संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 के अनुच्छेद इसी श्रेणी में आते हैं, के अनुच्छेद इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर भाग 3 मतलब क्या, फंडामेंटल राइट में अगर कोई संशोधन करना पड़ेगा तो जो है कितना चाहिए आपको, 2/3 बहुमत। क्लियर? या भाग 4 डीपीएसपी में संशोधन करना होगा तो कितना चाहिए, 2/3 बहुमत। उसके बाद ही जो है आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पार्ट लिखिए। संविधान के, तीसरा पॉइंट, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों
के सदस्यों का 2/3 बहुमत, के सदस्यों का 2/3 बहुमत 2/3 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। आधे राज्यों के विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, आदि विषयों के संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। लाइन चेंज कीजिए, लिखिए। अतः कहा जा सकता है कि हमारा संविधान नम्य एवं अनम्य दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। नम्य एवं अनम्य दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं इसमें है? समझ में? हाँ, किसमें? कोई ऐसा बुक जिसमें सारा आर्टिकल डिफाइन किया हो? बेयर एक्ट ले लो ना, बेयर एक्ट ले लो। किसी दुकान में जाकर बोलना ना कि सर बेयर एक्ट चाहिए, पतला इतना मोटा बुक आएगा, इतना छोटा आएगा, बेयर एक्ट। तो संविधान छोटा संविधान ही है ना। बेयर एक्ट ले लोगे, सारा आर्टिकल्स डिफाइन है, उसको पढ़ लोगे तो विद्वान तो बन ही जाओगे। आए राइटर को नहीं, वो पब्लिकेशन आता है, उसको बोलना ना कि लो पब्लिकेशन का चाहिए। वो लो जो है ना, जो इलाहाबाद पब्लिकेशन है, क्या नाम उसका, लो पब्लिकेशन ही बोला जाता है उसको, CLC पब्लिकेशन का बोला जाता है, सेंट्रल लो पब्लिकेशन। ठीक है, वो बोलोगे दे देगा। कोई भी लो पब्लिकेशन का ही वो बेयर एक्ट आता है, वो जाओगे तो वो उसमें पूरा डिटेल में है। डिटेल मतलब अनुच्छेद तुमको वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, समझाएगा नहीं कि मतलब ये क्या होता है, लेकिन वो पूरा आर्टिकल डिफाइन किया हुआ है। तो ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और उसको भी नहीं पढ़ना है तो बहुत सारा बुक आता है ना, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन क्या करना है, पूरा अनुच्छेद पढ़ते, मतलब पूरा अनुच्छेद पढ़ के क्या करना है? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तब फिर तुम्हारे लिए जो आवश्यक है उसी को ना पढ़ोगे जी।
विद्वान तो बनना नहीं है, बनना है जब सिलेक्शन हो जाएगा तब पढ़ना फिर लेके जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ो। जो सिलेबस में तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे लिए पढ़ना क्या इम्पोर्टेंट है? जो सिलेबस है तुम्हारे लिए जो है गीता वही है, रामायण भी वही है, सब कुछ वही है। जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक को पढ़ो। बाकी अगर समझने के लिए पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिर आप जो है जो वो लग जाएगा, फिर खाली समय में मिलेगा, खाली समय तो बैठ के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन पूरा अगर तुम संविधान ही पढ़ोगे तो तुम्हारे तो सिलेबस में तो है ही नहीं पूरा संविधान पढ़ना, बहुत सारा प्रक्रिया तो उसमें दिया ही नहीं है। तो हम लोगों को अगर हमारा उद्देश्य सिंपल सा बात है कि हमको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, हम लोग जो है जेपीएससी के एग्जामिनेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को बस उतना ही सीमित रहना है जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है। ज़्यादा सोचने से जो है एनर्जी क्षण होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी सिलेबस दिया है उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं जेपीएससी, और उसी को हमको पढ़ना है और उसी के अनुसार हमको चलना है, बस, है ना। क्या कि एक सब्जेक्ट तो है नहीं ना, एक से एक जो है धुरंधर टाइप का सब्जेक्ट है। जैसे अभी मान लीजिए पॉलिटी तो थोड़ा समझ में आ भी रहा है, पॉवर्ट पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉवर्ट तो कभी पढ़े ही नहीं है ना। अब पॉवर्ट में अगर जाएंगे तो विकास प्रशासन क्या होता है, पढ़े ही नहीं कभी जीवन में, है ना। है मेरा ये डिसीजन नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये है कि उसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, विकास प्रशासन क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, हाँ, सेक्रेटरीट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो बहुत टफ है, वो तो समझ में नहीं आएगा, माथा पर तो वो पढ़ भी लेगो ना, किताब भी अगर दे देंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, इतना टफ है वो। थ्योरी है ना, थ्योरी जल्दी समझ में नहीं आता है। अलग अलग जो है थिंकर जो है अलग अलग बात बोलता है, कभी जो है फ्यूल अलग बात बोलेगा, कभी मार्क्स अलग बात बोलेगा, तो इसलिए वो तो और भी टफ है। अब उसको पूरा हम अगर पॉवर्टी पढ़ने लगे तो उसका तो एक से एक बुक आता है, फाड़िया का बुक आता है, महेश्वरी का बुक आता है, वो ले लो, इतना मोटा बुक, वो पढ़ते पढ़ते एक साल लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, फिर भी समझ में भी नहीं आएगा। तो जितना ज़रूरत है पेट में उतना ही खाइए। इसलिए बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा वो भटकाव नहीं होगा, है ना। जैसे अब तुम बेरट ले लो, है ना, अभी ले लो, है ना, लेकिन वही चीज़ पढ़ना जो तुमको आवश्यकता है। सारा चीज़ अगर पढ़ने लगोगे ना तो फिर क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों चला जाएगा। तो हमको बस उतना ही पढ़ना है, बेरट ले सकते हो उसको पढ़ो, लेकिन वही पढ़ना जो तुमको ज़रूरत है, जो तुम्हारा सिलेबस में है, बस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि हम लोगों ने जो संविधान हमारा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी है, वो एक तरह से हमारी संविधान का विशेषता है। हम लोगों ने न्यायपालिका के बहुत सारे प्रोविज़न जो है अलग देशों से उठाया है, और ख़ासकर जो है अगर संघीय व्यवस्था के अनुसार जो है एक संघीय न्यायालय का अगर देखें, फेडरल न्यायालय का व्यवस्था, तो लगभग हमारा जो न्यायपालिका है वो 1935 के अधिनियम के तहत ही बना दिया गया था। मतलब ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है उसी के जो है बोलते हैं ना कॉपी के हिसाब से या कार्बन कॉपी के रूप में जो है हम लोगों ने न्यायपालिका बनाया था, जिसका नाम फेडरल न्यायालय था, है ना। फेडरल न्यायालय मतलब संघीय न्यायालय बोलते थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है उसका निर्माण किया गया था। लेकिन हम लोगों ने संविधान में जो व्यवस्था किया है उसमें हम लोगों ने ब्रिटेन का तो जो फेडरल न्यायालय स्ट्रक्चर था वो हम लोग लिए ही हैं, साथ में हम लोगों ने अमेरिका का भी जो है जो वहाँ का न्यायपालिका है, वहाँ भी जो है वहाँ भी जो है सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी जो है फेडरल न्यायालय वहाँ भी है। लेकिन वहाँ का प्रोसेस और यहाँ का प्रोसेस दोनों में अंतर है, समझ में, दोनों में जो है अंतर है। तो हम लोगों ने दोनों का मिश्रण डाल दिया, है ना।
हम लोगों ने स्वतंत्रता जो है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हम लोगों ने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का मिक्सअप कर दिया। क्लियर? जिससे ब्रिटेन में क्या है कि न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका को उसने क्या किया, ब्रिटेन ने, कि न्यायपालिका को जो है सिंपल सी बात है कि उसको सिर्फ न्यायिक कार्य करने का, न्यायिक कार्य जो है वो कर सकता है ब्रिटेन। ठीक है। और अमेरिका का जो न्यायालय है, अमेरिका का जो न्यायालय है वो जो है न्यायिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य प्लस जो है संविधान की व्याख्या भी करता है। संविधान की व्याख्या भी करता है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक की जो कार्य है, यहाँ पे सिर्फ न्यायिक कार्य करेगा। मतलब अगर कोई संसद कोई बिल बनाई या कोई जो है कानून बनाए तो इसका समीक्षा जो है वहाँ का न्यायपालिका नहीं करता है। मतलब अगर कोई संसद जो है, ब्रिटेन की संसद अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना दिया तो न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगा। मतलब संसद का बनाया हुआ कानून क्या होगा, अंतिम होगा, उसमें कोई जो है बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है। अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ पे जो है समीक्षा करते रहता है, समीक्षा करते रहता है। कोई भी अगर बिल बनेगा या कोई भी कानून है संविधान में, उसका क्या अधिकार होगा, उसका अधिकार कितना बड़ा होगा, इसका व्याख्या कौन करता है, अमेरिकी जो है न्यायालय करता है। भारत में जो है इन दोनों का मिक्सअप कर दिया गया है ना। न्यायिक कार्य तो रखा ही गया है, संसद जो है कानून बना सकता है, उसको जो है अंतिम अधिकार है कि संसद जो है कानून बना सकता है, लेकिन इसको समीक्षा करने वाला अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास। तो इसलिए हम लोगों ने जो है एक तो संविधान का समीक्षा भी कर रहा है न्यायपालिका, दूसरा क्या कर रहा है कि न्यायिक कार्य भी कर रहा है, तीसरा जो है क्या कर रहा है, सक्रियता भी कर रहा है कि कभी कभी अगर संसद काम ना करे तो फिर न्यायपालिका ही काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी करता है, जुडिशियल एक्टिविटीज भी होता है और जो है न्यायिक कार्य भी होता है, तीनों होता है। मतलब न्यायपालिका को जो है, न्यायपालिका को देखें तो क्या करता है कि सक्रिय भी है, सक्रियता भी करता है, समीक्षा भी करता है कानूनों का, व्याख्या भी करता है संविधान का, और न्यायिक कार्य भी करता है। समझ में? इसीलिए हमारा संविधान में क्या हो गया कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का एक अलग प्रोविज़न ही है। और इसके लिए हम लोगों ने न्यायपालिका को जो है, न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोगों ने बनाया है। न्यायपालिका को कोई भी इंटरफेयर जो है करने का जो है प्रोविज़न हम लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है। इसीलिए हम लोग का जो विशेषता क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। देखो उसमें भारत में न्यायिक स्वतंत्रता, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, कई व्यवस्थाएं की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसी में लिखना, न्यायाधीशों को
हटाने के लिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है एवं न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन तथा वेतन संबंधी संरक्षण भी प्राप्त है। लाइन चेंज कीजिए। देखिए, कार्यपालिका के आदेश तथा विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि आदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के द्वारा उसे अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट लाइन चेंज करो। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकती है। रिट जारी कर सकती है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका लोगों के अधिकारों को संरक्षित
करती है। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था, न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, सिंपल समझो कि न्यायिक स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है या कहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है न्यायिक स्वतंत्रता का। तो न्यायपालिका को देखो, न्यायपालिका के लिए जो है अलग से व्यवस्था किया गया है। न्यायपालिका का अगर आधार देखोगे तो न्यायिक कार्य और जो है विधायी कार्य को जो है पृथक्करण का सिद्धांत शामिल किया गया है ना। आर्टिकल अगर 50 देखोगे तो यहाँ पे जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग। हर जो है जो संस्था है, देखो हम लोग को 3 तरीके का जो है पूरे शासन व्यवस्था में 3 तरीके का जो है की पार्ट होता है। 3 तरीके का जो है पूरा का पूरा शामिल किया है। एक विधायिका का कार्य है, एक कार्यपालिका कार्य है, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 का ही घूम फिर के जितना भी काम होगा इन 3 ही के पास आएगा। ठीक है, या तो विधायिका पास जाएगा, या कार्यपालिका काम करेगा, या न्यायपालिका करेगा। और तीनों में जो है शक्ति का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, या तीनों को जो है पृथक्करण रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो फिर कोई एक अगर मजबूत हुआ तो दोनों को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। समझ में आया? अगर कोई एक मजबूत हुआ और ज़्यादा मजबूत होने का चांसेस किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास, सरकार के पास। क्योंकि सरकार के पास जो है दोनों विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर उनका कंट्रोल हो जाता है। अगर बहुमत खूब ज़बरदस्त आ गया 400 पार वाला तो फिर दोनों जगह कंट्रोल हो जाएगा, है ना। विधायिका में भी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि विधायिका में उन्हीं का सारे के सारे सदस्य होंगे और सरकार में उन्हीं के सदस्य होंगे। तो बहुत हद तक क्या होगा कि न्यायपालिका को भी कंट्रोल कर देंगे। समझ में? तो ये होता ही है। कभी भी अगर तानाशाही टाइप का सरकार आ गया, अगर उसके पास बहुत पावर आया और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल अगर बन गया तो फिर वो हर संस्था को क्या करेगा, वो अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देगा। समझ में? जैसा अभी आरोप लगाता है ना, विपक्ष लोग तो आरोप लगाता है कि भाई जो है सरकार जो है क्या कर रही है, ये अपना जो है लोगों को क्या कर रही है, विभिन्न संस्थाओं में शामिल करवा दे रही है। विपक्ष का आरोप होता है तो अपने अपने लोगों को जो है शामिल करवा दे रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो है वो संस्था प्रभावित हो रहा है, वो संस्था का कामकाज क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल अभी चुनाव चल रहा है तो चुनाव आयोग के बारे में जो है विपक्ष जो है बार बार बोलती है कि चुनाव आयोग जो है या निर्वाचन आयोग जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है ना। बोलती है कि जो इक्वल जो प्लेइंग फील्ड होता है वो जो है नहीं दे रही है लोगों को। मतलब मालूम चल रहा है विपक्ष का नेता अगर कुछ बोल रहा है तो उनको नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष का अगर लोग बोलता है तो उसको कुछ भी नहीं होता है, नोटिस नहीं जाता है। सत्ता पक्ष का जो है एक जो है सांसद सत्ता पक्ष का है, वो बोलती है कि धर्म के आधार पर वोट देने के लिए, या खूब यूज किया जा रहा है धर्म के आधार पर, जो वोट में ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है। क्योंकि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, विभाजनकारी जो है आप बात नहीं बोल सकते हैं, ये आपका जो इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन होता है। तो ये आरोप लगाया जाता है कि जो है एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो है निर्वाचन आयोग जो है कुंभकर्ण का निंस हो गया है ना। कई जगह से कंप्लेन आ रहा तो वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आरोप लगता है। क्यों आरोप लगता है? क्योंकि जो है बोला जाता है कि जो है अपना ही सरकार जो है अपने ही जो है लोगों को जो है क्या कर रही है कि जो है संस्थाओं में भर रही है। तो अपने ही लोगों को भर रही है, सिंपल सा बात है, वो सरकार के लिए अपने पार्टी के लिए काम करना स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल बोला गया, जैसे इसका उदाहरण जो है चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था उसमें सामने आया कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन में
जो वोट खारिज किया गया था उसमें तो आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा कि भाई ये जानबूझ के किया गया था कि सत्ता मतलब दूसरे पार्टी का एक भी वोट खारिज नहीं हुआ और दूसरे पार्टी का, विपक्षी पार्टी का जो है वोट खारिज हो गया। एक नहीं 8-8 वोट खारिज हो गया, है ना। उसके पास 13 सीट था, इसके पास 20 सीट था और फिर भी वो जीत गया, मेयर बना लिया। ये आरोप लगाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट जब वीडियो रिकॉर्डिंग उसका देखी तब वो जज की कि नहीं, तब उसने फैसला दिया कि ये जानबूझ के किया गया था और चूँकि उसमें दाग लगा दिया गया था बैलेट पेपर पे, दाग लगा कर उसको खारिज करवा दिया गया था, तो बोला गया कि नहीं ये गलत है। फिर उसके जो है निर्णय को पलट दिया गया और फिर दूसरी पार्टी का सरकार जो मेयर जो है चुन लिया गया और उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो है अनुशंसा कर दी। तो ये क्यों बोला गया विपक्ष के द्वारा कि ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो पहले से बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है संस्था में बैठा प्रभावित कर रहा। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि इस तरीके से जो है एक निरंकुश सरकार का जन्म हो सकता है पावर ज़्यादा आने से। परिणामता क्या होता है कि हर संस्था कंट्रोल में आ जाएगा और जब कंट्रोल में हर संस्था आएगा तो फिर नागरिकों का जो अधिकार है वो भी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, समझ में। तो इसलिए जो है ये संविधान में प्रोविज़न किया गया है कि जो है न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। खासकर न्यायपालिका जब भी निरंकुश हो जाए, तानाशाही हो जाए, तो न्यायपालिका जो है वैसी स्थिति में जो है संविधान की रक्षा कर सके और जो है सरकार को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो है किया जाता है, ठीक है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए मौलिक अधिकारों के हनन में भी जो है न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। संविधान की व्याख्या करने में भी न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा न्यायिक सक्रियता का भी अधिकार जो है उसके पास आज के डेट में आ गया है और इसके माध्यम से वो सरकार के ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जो है खारिज करना, ये जो है बड़ा इशू है ना। सरकार को झटका भी है कि सरकार जो मन मर्जी आएगा वो नहीं बना सकती है, कोई असंवैधानिक चीज़ भी नहीं बना सकती है और लोगों को जो अधिकार है, जानने का अधिकार है, उसको आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खारिज किया और लोगों को जानने का अधिकार के तहत उसको शामिल करवा दिया कि हर किसी को जानने का अधिकार है कि भाई चंदा कौन दे रहा है आपको, किस पार्टी को कितना चंदा किस पार्टी ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र रखना बहुत आवश्यक है और इसलिए हमारे संविधान में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रोविज़न किया गया है। अगर नहीं किया रहता तो फिर जो है पाकिस्तान वाला हालत हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सुन में नहीं करता है, समझ में। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको चेक कर सकती है कि वह संविधान के अनुसार है कि नहीं है, खारिज भी कर सकती है ना। सुप्रीम अगर मान लीजिए कोई संशोधन कर दिया गया कि न्यायपालिका को मान लीजिए शक्ति की पावर को कम करने के लिए, तो न्यायपालिका तो समीक्षा कर ही सकती है ना। और एक तो सबसे बड़ा बात है कि आधारभूत सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी तो है, न्यायपालिका ने दिया है कि कल को डेट में अगर कोई भी पार्ट ऐसा जो खारिज होगा तो वो चेक करेगी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं हो रहा संविधान का, अगर हो रहा है तो खारिज कर देगी। जैसे हुआ तो था, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था 2015 में कि जो जजों का नियुक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उस जजों का नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या बाद में बताएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है प्रभाव किसका होता है, जजों का। जजों का नियुक्ति में जजों का ही उसमें जो है प्रभाव होता है, लेकिन उसमें राजनीतिक प्रभाव है नहीं। इसीलिए जो है बोला जाता है कि जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो है राजनीतिक प्रभाव को भी डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और बोला कि भाई ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है और बेसिक स्ट्रक्चर का खिलाफ है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर उसको खारिज कर दिया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लागू कर दिया। तो कभी अगर ऐसा बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, संसदीय संप्रभुता एवं, नेक्स्ट पॉइंट वो खत्म हो गया, विशेषता में ही 1-2 पॉइंट और लिखा हुआ है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय